नमस्कार और द डीप डाइव के इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने कुछ दिलचस्प स्रोत और नोट्स हैं। ये भारत की शासन व्यवस्था की मशीनरी के मतलब जो पूरा सिस्टम है उसके कुछ अहम पुर्जों पर रोशनी डालते हैं। ये हैं संवैधानिक, वैधानिक और कार्यकारी निकाय। तो चलिए इन दस्तावेजों की थोड़ी गहराई से पड़ताल करते हैं। हमारा मकसद है ये समझना कि ये अलग अलग तरह के निकाय, ये बॉडीज कैसे काम करती हैं, इनकी अहमियत क्या है और इनमें बुनियादी फर्क क्या है। हाँ, ये जानना वाकई दिलचस्प होगा कि किसकी जड़ें सीधे संविधान में हैं, बिल्कुल। कौन संसद के कानून से बना है और कौन बस एक सरकारी आदेश से वजूद में आया। बिल्कुल। और ये फर्क मतलब ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये बहुत मायने रखता है। इससे पता चलता है कि किसी संस्था को अपनी ताकत, अपनी स्वायत्तता मतलब आज़ादी से काम करने की क्षमता और अपना स्थायित्व कहाँ से मिलता है, संविधान से, कानून से या सरकार की मर्जी से। ये समझना हमारी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के कामकाज को समझने के लिए बेहद जरूरी है। तो इन स्रोतों के आधार पर चलिए एक एक करके इनकी पड़ताल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संवैधानिक निकायों की। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो संस्थाएं हैं जिनका जिक्र सीधे भारत के संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में किया गया है। और संविधान में जगह मिलने की वजह से ही इन्हें अक्सर ज्यादा ताकत और आज़ादी हासिल होती है और इन्हें बदलना या खत्म करना भी मुश्किल होता है। अच्छा, जैसे कि भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये अनुच्छेद 324 से 329 यानी भाग XV के तहत आता है। ये चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने वाली एक स्थायी संस्था है। पर एक बात जो मुझे दिलचस्प लगी कि ये पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों से संबंधित नहीं है। बिल्कुल सही। चुनाव आयोग मतलब हमारे लोकतंत्र का एक बहुत अहम स्तंभ है। इसकी संरचना देखें तो इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं CEC और 2 अन्य चुनाव आयुक्त, और इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा। इनका कार्यकाल भी तय है, 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए। दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा कि संविधान में इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, यह साफ तौर पर तय नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, उनकी सेवा शर्तें और हटाने की प्रक्रिया वैसी ही है जैसी सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है। ओहो, यानी काफी सख्त। हाँ, उन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता, जो उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। और स्रोतों से एक और बड़ी दिलचस्प बात पता चलती है कि शुरू में यह सिर्फ एक सदस्यीय निकाय था, सिंगल मेंबर बॉडी। फिर 1988 में वो 61st संशोधन हुआ, जिससे वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई। हाँ। तो अचानक वोटर्स बहुत बढ़ गए। शायद उसी बढ़े हुए काम को संभालने के लिए 1989 में इसे बहुसदस्यीय मतलब मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। सही कह रही है, ये एक बड़ा बदलाव था। हाँ, ये सिर्फ एक प्रक्रियात्मक बदलाव नहीं लगता, शायद एक बड़े मतदाता वर्ग के लिए फैसले लेने में ज्यादा सहमति बनाने का तरीका भी था। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, ये नाम भी हमारे स्रोतों में है। चुनावों की निगरानी के बाद इन स्रोतों में एक और बेहद अहम संवैधानिक संस्था का जिक्र है, जो देश की प्रशासनिक मशीनरी चलाने वाले अधिकारियों का चयन करती है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC। इसे मेरिट सिस्टम का प्रहरी कहा गया है, मतलब वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम। ये तो अपने आप में काफी बड़ी बात है। बिल्कुल। स्रोत में वर्तमान अध्यक्ष का नाम प्रीति सूदन बताया गया है। हाँ, और ये प्रहरी वाली बात सिर्फ नाम की नहीं है, संविधान इसे सीधी शक्ति देता है। अनुच्छेद 315 से 323 तक भाग 14 में इसकी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कई इंतजाम हैं। जैसे इसकी संरचना राष्ट्रपति तय करते हैं, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? कि कम से कम आधे सदस्य ऐसे हों जिन्हें भारत या राज्य सरकार में कम से कम 10 साल काम करने का अनुभव हो। कार्यकाल भी है 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक। और हटाने की प्रक्रिया वो तो काफी सख्त है। अच्छा। उन्हें केवल कुछ खास आधारों पर ही राष्ट्रपति हटा सकते हैं, जैसे दिवालियापन, कोई लाभ का पद धारण करना या शारीरिक मानसिक अक्षमता। और अगर कदाचार का मामला हो तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही हटाया जा सकता है। ये सब मिलकर इसे कार्यपालिका के दबाव से बचाने में मदद करते हैं, है ना? ये दिलचस्प है कि हटाने की प्रक्रिया इतनी सख्त है। ये संवैधानिक निकायों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का एक पैटर्न सा लगता है। इसी तरह का एक निकाय राज्यों के लिए भी है, राज्य लोक सेवा आयोग SPSC, है ना? हाँ बिल्कुल, SPSC भी अनुच्छेद 315 से 323 के तहत ही आता है और राज्य स्तर पर वही काम करता है जो UPSC केंद्र में करता है, मतलब राज्य सेवाओं के लिए भर्ती।
मुख्य अंतर कार्यकाल में है। यहाँ 6 साल या 62 वर्ष की आयु तक होता है। यूपीएससी में 65 था। अच्छा, 62 साल। हाँ, और एक और महत्वपूर्ण अंतर है। सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन उन्हें हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। ओहो, राज्यपाल नहीं हटा सकते? नहीं। उन्हीं आधारों पर जिन पर यूपीएससी सदस्यों को हटाया जाता है। ये भी राज्य स्तर पर आयोग की स्वतंत्रता को मजबूत करता है। अब बात करते हैं वित्त आयोग की, फाइनेंस कमीशन। हाँ। इसका जिक्र अनुच्छेद 280 में है। इसे एक अर्ध न्यायिक मतलब क्वाजी जुडिशियल निकाय कहा गया है। इसका क्या मतलब हुआ? शक्तियां होती हैं, पूरी तरह अदालत नहीं, पर कुछ शक्तियां, जैसे ये गवाहों को बुला सकता है, दस्तावेज मंगवा सकता है। ये अपने काम के लिए जरूरी है। इसे हर 5 साल में राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। और इसका मुख्य काम, हाँ, क्या है मुख्य काम? केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स से होने वाली आमदनी का बंटवारा कैसे हो, इस पर राष्ट्रपति को सिफारिशें देना। तो इसकी संरचना कैसी होती है? इसमें कौन लोग होते हैं और क्या इसकी सिफारिशें माननी जरूरी होती है सरकार के लिए? इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, जिन्हें सार्वजनिक मामलों का अनुभव होना चाहिए, और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इन सदस्यों में आमतौर पर कौन होते हैं? कोई जिन्हें हाईकोर्ट के जज की योग्यता हो, सरकारी वित्त और खातों के विशेषज्ञ, अर्थशास्त्र के जानकार और वित्तीय मामलों व प्रशासन में अनुभव रखने वाले लोग। सदस्य दोबारा नियुक्त भी हो सकते हैं। जहां तक सिफारिशों का सवाल है, ये सलाहकार प्रकृति की होती हैं, मतलब बाइंडिंग नहीं होती। अच्छा, बाध्यकारी नहीं? हाँ, लेकिन आमतौर पर सरकार इन्हें काफी महत्व देती है और मान लेती है। स्रोत पहले वित्त आयोग 1951 में केसी नियोगी अध्यक्ष थे से लेकर 15वें एन.के. सिंह और 16वें अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया तक का जिक्र करते हैं। अगला महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, CAG, अनुच्छेद 148। स्रोत बताते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारत सरकार के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहा था और इसे सार्वजनिक पर्स का संरक्षक, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहते हैं। ये तो बड़े दमदार टाइटल हैं। वाकई, CAG देश के पूरे वित्तीय सिस्टम पर, मतलब सरकार के खर्चों पर निगरानी रखता है। ये भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। ये एक सदस्यीय निकाय है, मतलब एक ही व्यक्ति होता है CAG। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, कार्यकाल वही 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक, और हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। फिर वही पैटर्न। हाँ, बेहद मुश्किल। ये भी इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। एक खास बात जो स्रोत में बताई गई है, CAG राज्य सरकारों के खातों का संकलन और रख-रखाव तो करता है, लेकिन केंद्र सरकार के खातों का संकलन और रख-रखाव 1976 से इसके कार्यक्षेत्र से अलग कर दिया गया है। अच्छा, तो केंद्र के खातों का क्या होता है? ऑडिट वो अब भी करता है केंद्र के खातों का, लेकिन उनका हिसाब किताब रखना, कंपाइलेशन एंड मेंटेनेंस, अब CAG नहीं करता। ये बदलाव शायद ऑडिटिंग और अकाउंटिंग फंक्शन को केंद्र स्तर पर अलग करके CAG की स्वतंत्रता को और मजबूत करने के लिए किया गया था। पहले CAG थे V. नरहरि राव और स्रोत के अनुसार वर्तमान में K. संजय मूर्ति हैं। हमारे स्रोतों में कुछ और आयोगों का भी जिक्र है जो पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों से जुड़े हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC। इन्हें 89 संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अलग-अलग संवैधानिक निकाय बनाया गया था। पहले मतलब 2003 से पहले SC और ST दोनों के लिए एक ही आयोग होता था। अच्छा, पहले एक ही था। जी हाँ। फिर 102वें संशोधन अधिनियम 2018 ने NCBC को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया। एक नया अनुच्छेद 338B जोड़ा गया। इससे पहले NCBC एक वैधानिक निकाय था, मतलब कानून से बना था। कब बना था वो 1993 में बना था, मंडल मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद। तो इन तीनों आयोगों को संवैधानिक दर्जा देना एक तरह से इन वर्गों के हितों की रक्षा को ज्यादा मजबूती प्रदान करता है। संवैधानिक निकायों की सूची में महान्यायवादी और महाधिवक्ता भी हैं। ये सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं ना? सही कहा। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 के तहत केंद्र सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं
और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति उन्हें कभी भी हटा सकते हैं। इसके लिए कोई तय प्रक्रिया या कार्यकाल नहीं है। इनकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। इसी तरह महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, अनुच्छेद 165 के तहत राज्य स्तर पर सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और वे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इनकी योग्यता हाईकोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। एक रोचक तथ्य ये है कि महान्यायवादी की मदद के लिए सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं, लेकिन स्रोत स्पष्ट करते हैं कि ये पद संवैधानिक नहीं है। अच्छा, वो संवैधानिक पद नहीं है। और हाल ही में बना वस्तु एवं सेवा कर परिषद, जीएसटी काउंसिल, ये भी संवैधानिक है। अनुच्छेद 279 है। हाँ, 101वां संशोधन हुआ था 2016 में। उसके द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये केंद्र और राज्यों का एक बहुत अनूठा संयुक्त मंच है जो जीएसटी से जुड़े मुद्दों पर सिफारिशें देता है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। ये सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो ये थे कुछ प्रमुख संवैधानिक निकाय। अब बात करते हैं वैधानिक निकायों की, स्टैट्यूटरी बॉडीज। ये वो संस्थाएं हैं जिन्हें संविधान ने नहीं बल्कि संसद ने कानून बनाकर स्थापित किया है। इन्हें अपनी शक्तियां और कार्य उसी कानून से मिलते हैं जिसके तहत इन्हें बनाया गया है। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, NHRC। स्रोत इसे देश में मानवाधिकारों का प्रहरी कहते हैं। इसकी स्थापना 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुई थी। बिल्कुल। NHRC मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों को देखता है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं जो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हों, और कुछ अन्य सदस्य होते हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और मानवाधिकारों के जानकार शामिल होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर करते हैं। उस समिति में कौन-कौन होता है? उसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। ये संरचना नियुक्ति प्रक्रिया में एक व्यापक सहमति सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। इनका कार्यकाल अब 3 साल या 70 वर्ष की आयु तक होता है। स्रोत में वर्तमान संभवतः कार्यवाहक अध्यक्ष विजया भारती सयानी का उल्लेख है। क्या राज्यों में भी ऐसी आयोग हैं? स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशंस? हाँ, राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC भी उसी कानून के तहत राज्यों में स्थापित किए जाते हैं। संरचना काफी मिलती जुलती है। अध्यक्ष हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हो सकते हैं। नियुक्ति राज्यपाल करते हैं एक समिति की सिफारिश पर। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्हें हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। फिर से वही बात, नियुक्ति राज्यपाल, हटाएंगे राष्ट्रपति। हाँ, ये शायद राज्य सरकार के दबाव से बचाने के लिए किया गया है ताकि वो स्वतंत्र रूप से काम कर सके। एक और महत्वपूर्ण वैधानिक निकाय है केंद्रीय सतर्कता आयोग, CVC। स्रोत बताते हैं कि इसकी कहानी थोड़ी अलग है। ये शुरू में वैधानिक नहीं था। सही पकड़ा आपने। CVC की स्थापना 1964 में हुई थी, के संथानम समिति की सिफारिश पर। लेकिन ये सरकार के कार्यकारी आदेश से बनी थी। शुरू में न तो ये संवैधानिक थी न ही वैधानिक। अच्छा, बस एक सरकारी ऑर्डर से? हाँ, इसका काम सरकारी भ्रष्टाचार पर निगरानी रखना है। बाद में सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्देश आए। उसके बाद इसे 2003 में संसद ने कानून बनाकर वैधानिक दर्जा दिया। इसमें एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सूचना के अधिकार RTI कानून से जुड़ा केंद्रीय सूचना आयोग, CIC। ये भी इसी श्रेणी में आएगा, स्टैट्यूटरी बॉडी। हाँ, CIC की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हुई थी। ये नागरिकों को सरकारी जानकारी पाने के अधिकार को सुनिश्चित करने वाली शीर्ष संस्था है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। स्रोत में कार्यकाल 5 साल या 65 वर्ष की आयु तक बताया गया है और कहा गया है कि वह पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। हालांकि यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि 2019 में RTI अधिनियम में एक संशोधन हुआ है। अच्छा, संशोधन हुआ है।
हाँ, जिसने कार्यकाल और सेवा शर्तों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित करने का प्रावधान किया है। तो स्रोत की यह जानकारी शायद अब पूरी तरह सटीक ना हो, इसे चेक करना होगा। वर्तमान CIC स्रोत के अनुसार हीरालाल सामरिया हैं। और लोकपाल और लोकायुक्त, ये भी तो कानून से बना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ। बिल्कुल, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत इन्हें बनाया गया है। लोकपाल केंद्र स्तर पर और लोकायुक्त राज्य स्तर पर। हालांकि सभी राज्यों ने अभी तक लोकायुक्त नियुक्त नहीं किए हैं। ये भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करते हैं। लोकपाल में एक अध्यक्ष होते हैं जो पूर्व CJI या SC जज या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकते हैं, और अधिकतम 8 सदस्य। इनमें से आधे न्यायिक सदस्य होने चाहिए और बाकी आधे SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और महिला वर्ग से। ये संरचना समावेशिता सुनिश्चित करती है। हाँ, ये जरूरी है। पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष थे और स्रोत के अनुसार वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर हैं। और आखिर में आते हैं कार्यकारी निकाय, एग्जीक्यूटिव बॉडीज, या जिन्हें गैर सांविधिक निकाय भी कह सकते हैं। ये न तो संविधान से बने हैं, न ही संसद के कानून से। इन्हें सरकार अपने कार्यकारी आदेश या प्रस्ताव से बनाती है। जैसे कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI। स्रोत बताते हैं कि इसकी स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव से हुई थी। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि CBI के पास अपना कोई समर्पित कानून नहीं है जिससे उसे शक्तियां मिलें। ये अपनी जांच शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त करता है। अच्छा, DPSP एक्ट से। जी हाँ, ये भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है, लेकिन इसका कार्यकारी निकाय होना इसे सरकार के प्रति ज्यादा जवाबदेह बनाता है, या कुछ आलोचक कहते हैं कि ज्यादा निर्भर बनाता है। और नीति आयोग, हाँ, जिसने 2015 में योजना आयोग की जगह ली, वो भी एक कार्यकारी निकाय है। बिल्कुल। नीति यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये सरकार के लिए एक थिंक टैंक या विचार मंच के रूप में काम करता है। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसकी गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं, जो इसे सहकारी संवाद का एक मंच बनाता है। हाँ, ये योजना आयोग से अलग है इस मामले में। बिल्कुल। इसके एक उपाध्यक्ष होते हैं, स्रोत के अनुसार सुमन केबेरी, और एक CEO, स्रोत के अनुसार BDR सुब्रमण्यम, जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। ये योजना आयोग की तरह राज्यों को फंड नहीं बांटता, बल्कि नीति निर्माण में सलाह और दिशा देने का काम करता है। विधि आयोग, लॉ कमीशन भी इसी श्रेणी में आता है क्या? हाँ, ये भी ना तो संवैधानिक है, ना ही वैधानिक। ये एक निश्चित कार्यकाल के लिए सरकार के आदेश से गठित एक कार्यकारी निकाय है। इसका काम कानूनी सुधारों पर शोध करना और सरकार को सिफारिशें देना है। ये एक सलाहकार निकाय है। स्वतंत्रता के बाद पहला विधि आयोग 1955 में बना था, जिसके अध्यक्ष तत्कालीन महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। तो हमने संवैधानिक, वैधानिक और कार्यकारी निकायों के कई उदाहरण देखे इन स्रोतों के आधार पर। इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब ये समझना क्यों जरूरी है कि कौन सा निकाय किस श्रेणी में आता है? देखिए, ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि उस निकाय की शक्ति का स्रोत क्या है, संविधान, संसद का कानून या सरकार का आदेश। और यही स्रोत उसकी स्वतंत्रता, उसकी शक्तियों की सीमा और उसकी स्थिरता को तय करता है। संवैधानिक निकाय जैसे चुनाव आयोग, UPSC, CAG, इनको संविधान से सीधी सुरक्षा मिलती है। उन्हें बदलना मुश्किल है और वे कार्यपालिका के दबाव से ज्यादा स्वतंत्र माने जाते हैं। हाँ, ये हमने देखा। वैधानिक निकाय जैसे NHRC, CVC, ये संसद द्वारा बनाए गए खास मकसदों को पूरा करते हैं। संसद कानून में बदलाव करके इन्हें बदल सकती है। अच्छा। और कार्यकारी निकाय जैसे नीति आयोग, CBI, ये सरकार के आदेश से बनते हैं। सरकार इन्हें आसानी से बदल या खत्म कर सकती है। ये उन्हें लचीलापन तो देता है, लेकिन वे कम स्थायी होते हैं और उनकी स्वायत्ता पर ज्यादा सवाल उठ सकते हैं। तो ये पूरा ढांचा हमें दिखाता है कि कैसे सरकार के अलग-अलग काम इन विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में बटे हुए हैं और प्रत्येक की जवाबदेही और स्वतंत्रता का स्तर क्या है। तो आज हमने इन स्रोतों के जरिए भारत की शासन प्रणाली के इन महत्वपूर्ण अंगों, संवैधानिक, वैधानिक और कार्यकारी निकायों की दुनिया की एक कह सकते हैं गहरी झलक देखी।
हमने चुनाव आयोग, यूपीएससी, सीएजी, वित्त आयोग, एनएचआरसी, नीति आयोग जैसे कई उदाहरणों पर बात की और समझा कि वो कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं और क्यों महत्वपूर्ण हैं। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि इन स्रोतों में नियुक्ति प्रक्रिया और कार्यकाल की सुरक्षा पर काफी जोर दिया गया है, खासकर संवैधानिक और कुछ हद तक वैधानिक निकायों के लिए। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये प्रक्रियाएं, मतलब जिस तरह से सदस्यों को चुना जाता है और उन्हें पद से हटाने के जो नियम है, क्या ये वास्तव में इन संस्थाओं को बिना किसी बाहरी दबाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपना काम करने में पूरी तरह सक्षम बनाती हैं? ये आपको लगता है कि अभी भी सुधार की गुंजाइश है? इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।